Hello everyone, welcome to Kalam IAS. My name is Upma Jain. I have secured All India Rank 76 in Indian Forest Service Examination 2021. अभी तक मैंने यूपीएससी में कुल 3 अटेम्प्ट दिए हैं, 2020, 2021 और 2022। और इन तीनों ही अटेम्प्ट्स में नाम सिर्फ मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, बल्कि 2021 और 2022 में मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का कट ऑफ भी क्लियर किया है, जो काफ़ी मार्जिन से क्लियर होता है। एडिशनली जो मेरा पहला अटेम्प्ट था विच वॉज 2020, उसमें भी मैंने सिविल का एग्जाम क्लियर करने के साथ साथ जो फॉरेस्ट का कट ऑफ था उससे मेरा 0.5 से रहा था। तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। लाइक 2020, 2021 और 2022। In 2020 I scored 109.5. In 2021 I scored 115 mark. और 2022 में सिंस आंसर की तो आएगी अब, पर जो एस्टिमेटेड स्कोर मेरा नॉर्मल आंसर की से आ रहा था इट इज 125 अराउंड। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में कट ऑफ क्या क्या है। तो जो 2020 एग्जामिनेशन था उसके लिए द कट ऑफ वाज 92। फॉर 2021 द कट ऑफ वाज 87 एंड दिस ईयर एज वेल जो सिचुएशन लग रही है तो जनरली कट ऑफ होगा हमारा 90 ±5। एक इसी रेंज में जो है आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। तो एज यू ऑल कैन सी कि मेरा ना केवल एग्जाम कंसिस्टेंटली मैं क्लियर कर रहा हूँ प्रीलिम्स को, जिसको सब बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बल्कि बहुत ज़्यादा मार्जिन अगर आप देखो तो एग्जाम में थी। मतलब अगर मैं 15-15 नंबर भी कम हो जाए मेरे इन मार्क्स में से, फिर भी आई कैन ईजिली मैनेज टू क्लियर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इन दिस जर्नी आई विल टेल यू कि क्या ऐसी हेल्पफुल चीजें थी जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स कंसिस्टेंटली क्लियर हो रहा है, दैट टू विद हायर मार्जिन्स। तो अब हम बात करते हैं हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में। जैसा हम सबको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम होगा 28 मई को। तो हम अभी आज से बात करें तो हमारे पास रफली 50 डेज है। तो 50 डेज में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम आराम से और अच्छे मार्जिन से इस एग्जाम को क्लियर कर पाए, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो एक चीज आई वुड लाइक टू क्लियर कि जब भी हम प्रीलिम्स का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में केवल जीएस आता है, सीसेट को हम इग्नोर कर देते हैं। बट आप हमेशा याद रखना कि आज से आप 50 डेज का स्पेशली जो भी प्लान कर रहे हो कि 50 डेज में मैं ये और XYZ जो भी सब्जेक्ट पढ़ने वाला है या पढ़ने वाली हूँ, आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका सीसेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जेएस के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, तो मैं सीसेट के बारे में आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को स्पेशली अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि सीसेट जो है वो टफ होता जा रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि 33% लाना तो कौन सा मुश्किल काम है पेपर में, इफ आई सॉल्व मैथ्स अलोन तो भी हो जाएगा। पर लेट मी टेल यू कि जो यूपीएससी का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज करते जा रहा है, क्वेश्चन को टफ बनाते जा रहे हैं, आंसर निकालने मुश्किल हो रहा है, आंसर में मैच करने में प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारे लोग जो हर बार सीसेट मार्जिन से क्लियर कर रहे थे वो भी फेल हो रहे हैं। तो आई वुड एडवाइस कि क्योंकि आप जीएस में कितने ही मार्क्स ला लें, अगर आपका सीसेट क्लियर नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू गिव द एग्जाम और अल्टीमेटली आपका अटेम्प्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सीसेट जो है उसको इग्नोर ना करें। अगर आपको सीसेट में लग रहा है कि आपका वीक है तो आप डेडिकेटली सीसेट के लिए प्लान बनाएं कि आपको डेली का 1 घंटा या हफ्ते में 2 दिन या जैसे भी जितना आपका वीक है उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपको सीसेट पे अलॉट करने की ज़रूरत है। और अगर मैं कहूँगी कि जिस इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस है कि अच्छे से सीसेट हो भी जाएगा, इवन इन दैट केस एटलीस्ट 4 टेस्ट तो आप प्रैक्टिस करके जाएं सीसेट के। 4 टेस्ट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर अगर आप 2 मिनट सोचेंगे तो अगर आप 15 डेज में भी एक बार ही टेस्ट देंगे तो भी आप दो मतलब 4 टेस्ट तो आराम से लिख सकते हो, 2-2 वीक में एक। तो आप कोशिश करें कि सीसेट आप इग्नोर ना करें ओवरऑल। अब हम बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ये जो पूरा प्लान रहेगा, और ऑब्वियसली ये आप सबका प्लान है, एक ब्रॉड अप्रोच मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे आप प्लान बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो आपका जो भी प्लान होना चाहिए उसके 3 पिलर्स होने चाहिए। फर्स्ट इज कंटेंट, सेकंड ऑफ पिलर इज रिवीजन,
एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स प्रैक्टिस। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आप अगले 50 दिन में पढ़ने वाले हैं, समझिए कि आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनलाइक अ ईयर, जो शुरुआत में प्रिपरेशन में सोचते थे कि ये सब्जेक्ट बाद में पढ़ लूंगी, ये सब्जेक्ट कर लूंगी, ये सब्जेक्ट यहाँ से भी पढ़ना है वहाँ से भी पढ़ना है, आज एटलीस्ट आप बैठ के फिगर आउट कीजिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट जो है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो पढ़ना बचा है। और आपको बहुत ज़्यादा इस कंटेंट पे लिमिट लगाने की ज़रूरत है। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब आप जाके नई नई बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपने बात के लिए सोची हो रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, बट एटलीस्ट आप एक प्लान बनाइए कि कंटेंट जो है वो क्या पढ़ना बाकी है और कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सारी, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ अगर आपके लिए चीज़ है जो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इट इज़ रिवीजन। तो आपको एक बहुत एग्जॉस्टिव प्लान बनाना है कि आप कैसे अपना जो कंटेंट है उसको रिवाइज करने वाले हैं। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आप उनको जाके रिवाइज कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये पहली बार में सुनने में बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि 4 to 5 डेज तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको 50 डेज में भी रिवाइज करना है, लेट्स से हमारे पास 50 डेज हैं, दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया। लाइक मेरा जो 50 डेज का प्लान होता था लास्ट का, तो आप अपने जो चीज़ है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो आई विल प्लान कि 15 डेज अगर मेरे पास हैं तो इनमें मैं क्या करूँ, लगभग 3 बार सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लूँ। तो हाउ विल आई डू दैट, मैं करूँगी 25 + 15 + 10, ये हमारा लगभग 50 डेज जो है वो हम इनको ऐसे तोड़ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 25 डेज में एक बार मैं पढ़ाई कर लूँगी सारा, फिर आई थिंक जो चीज़ें हमने 25 डेज में पढ़ी हैं उनको हम सेकेंड रिविजन में 15 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगले 10 दिनों में आराम से उसको रिवाइज करके, अगर थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा छूट रहा है या रिवीजन करना है या थोड़ा टाइम आपको अपने सी सेट को डिवोट करना है, तो बाकी सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली इसमें कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की बात अब हम करेंगे। देखिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है इसमें अल्टीमेटली ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन क्वेश्चन है। तो इसमें अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको उन्हीं ऑप्शन में से मार्क करके आना है आंसर। तो इट विल हार्डली मैटर अगर आप उन आंसर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो अल्टीमेटली आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में ये मेक श्योर करना होगा कि लास्टली आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस के बारे में हम दो तीन जो ब्रॉड चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये है कि एक बहुत जनरल डाउट कैंडिडेट्स के अंदर जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक्यूरेसी अच्छी है, 60 to 70 क्वेश्चन करके आओ, गलत मत करो तो सही हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जो अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं करके आओगे या 95 क्वेश्चन करके नहीं आओगे तब तक आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। मतलब मेरी जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा सॉल्व करने की तरफ है, पर एज यू कैन सी कि मेरे मार्क्स भी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि मेरी जनरली मतलब जब मैंने आंसर सॉल्व किए हैं और मुझे पता है कि प्रीलिम्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें जनरली आई हैव द टेंडेंसी टू गेट द क्वेश्चन राइट, तो मैं ज़्यादा की तरफ स्विच करती हूँ कि ज़्यादा अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो मेरे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन माई मार्क्स एज वेल। पर एक आइडियल रेंज जो होनी चाहिए जहाँ सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो मुझे लगता है आपकी 90 ± 5। हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा लग रही हो ये, बट अगेन यूपीएससी में जिस हिसाब से यूपीएससी आंसर रिलीज करता है और जो कोचिंग में आंसर के कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, तो आपको मुझे लगता है कि कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो हर साल आपको बफर में लेने ही पड़ेंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो भी आप कट ऑफ एस्टिमेट कर रहे हो आपके मार्क्स उससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ज़्यादा, 4-5 नंबर ऊपर तो हैं। तो उस हिसाब से ये रेंज मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने प्रैक्टिस के हिसाब से देख लीजिए। एंड ऑल्सो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने टेस्ट दिया हमारा काम खत्म हो गया, बट इंडीड हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। आप जैसे ही टेस्ट देते हो उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी कमियाँ क्या क्या हुई है टेस्ट में, क्या आप पढ़ा हुआ गलत कर रहे हो, क्या आप नए क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपके पहली बार का इंट्यूशन काम करता है या दूसरी बार का, इज देयर एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जहाँ आप गलत होते हो, या कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ आप एकदम से सही हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने एनालाइज किया अपने लिए, तो
आई रियलाइज कि मेरे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो अगर मैं नया भी पढ़ती हूँ तो भी जनरली आई डू हैव अ टेंडेंसी टू सॉल्व बिकॉज इट इज़ माई स्ट्रॉन्ग पार्ट। और जो मेरा हिस्ट्री रिलेटेड जो सेक्शन है, कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत नया क्वेश्चन होता है तो मुझसे गलत हो जाता है। तो आई डोंट नो कि मेरा कौन से वाले जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो सही होता है और कौन से वाले सेट ऑफ क्वेश्चन है जो गलत होता है। तो उससे क्या होता है कि आई एग्जैक्टली नो व्हाट शुड आई अटेम्प्ट एंड व्हाट शुड नॉट आई। तो आपको भी एक ऐसा एनालिसिस जो है वो अपने लिए करना पड़ेगा, उसी से आप एक डिवाइस कर पाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी कि आपको पहले इटरेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंड में करना है या थर्ड में करना है। हाँ, पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो भी टाइम सॉल्व हो रहा है आप मेक श्योर कर रहे हैं कि, क्योंकि कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम ओएमआर पे नहीं करते, हम डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे लगा देते हैं। पर आप याद रखिए कि ओएमआर के लिए एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का बफर आपको लेके चलना होता है। कई बार इन्विजिलेटर जो होता है उसके साइन करने होता है, कई बार कुछ और चीज़ें होती हैं, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन जो है ओएमआर भरने के लिए या 5 से 6 मिनट का मार्जिन थोड़ा कुछ सेटअप जमाने के लिए फाइनल डे में वो आपको हमेशा अपनी स्पीड में रखना चाहिए। ये जो आपका प्रैक्टिस वाला पोर्शन है कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आप चाहें तो ये खुद से भी कर सकते हैं सेक्शंस बना के कि पहली बार में पढ़ा हुआ कौन सा गलत हो रहा है, सब्जेक्ट के टर्म में कौन सा गलत हो रहा है, कौन से क्वेश्चन है जो रेपिटेटिवली गलत हो रहे हैं जिनसे आप आइडिया फ्रेम कर पाएँ। बट कलाम आईएएस ने कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी प्रैक्टिस में फंसे रहते हैं तो खुद से नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमने एक तरीका डेवलप किया है सार सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, जो आपको जो आपका प्रीलिम्स का टेस्ट है वो एनालाइज करने में हेल्प करेगा। मतलब इसमें अगर आपको लग रहा हो कि ये इनिशिएटिव जो है वो आप पहले कलाम आईएएस के टेस्ट देंगे फिर उसका कोई कंटेंट होगा, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी मार्केट से जो टेस्ट दे रहे हैं उस पर आप चाहे तो एक असेसमेंट रिपोर्ट है ये, कि ये आपको हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके फिक्स करने में। सेम आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूपीएससी के सॉल्व कर रहे हैं तो भी आप इस रिपोर्ट को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो इसका जो वीडियो का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां हमने एक्सप्लेन किया है कि सार क्या है। आफ्टर दिस व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि क्वेश्चन को और कैसे अप्रोच करें, क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते टाइम किन किन कीवर्ड्स पे ध्यान दें। कई बार हम पढ़ते हैं अरे हम तो करेक्ट समझ के लगा गए, फिर बाद में जब आके देखें कि क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, इसमें नॉट करेक्ट लिखा था। तो ये वाली जो छोटी मोटी गलतियां हैं और भी सारी चीज़ें, तो मैं खुद एक ओपन मॉक टेस्ट है कलाम का जिसके 100 के 100 क्वेश्चन आपको एनालाइज करके दिखाऊंगी, जिसमें आपको रियलाइज होगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं उनके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन ही केयरफुली पढ़ेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा अरे ये तो बहुत आसान था। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करके बहुत हद तक आप एक कुछ कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन में एटलीस्ट एलिमिनेट तो अच्छे से कर ही सकते हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई वुड आस्क कि अगर आप फुल वीडियो नहीं देखें तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप देखें ताकि आप एक उस डायरेक्शन में सोच पाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।